नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5 की पड़ताल में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को शानदार जीत मिली है और अब कांग्रेस और एनसी गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनाने जा रही है। चुनाव में जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आधार पर विभाजन और इसके अलावा कश्मीर में नंबर 1 पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, जबकि जम्मू की अगर बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी है, जिसका मुख्य मुद्दा आर्टिकल 370 ही रहा है, जबकि कांग्रेस का कोई फायदा नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती की बात करें तो पीडीपी और छोटी पार्टियों का इस चुनाव में पूरी तरह से सफाया हो गया। लेकिन कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी जीत हासिल की, वहीं अब कश्मीर में 10 साल बाद सियासत आपको बता दें कि गई है और उमर अब्दुल्ला प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। ऐसे में अब नई सरकारें के सामने आखिर क्या चुनौतियां होंगी, इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे बड़े पैनल के साथ। लेकिन आपको पहले हम दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिर किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का परफॉर्मेंस रहा और बीजेपी, पीडीपी और बाकी जो अन्य पार्टियां हैं उनका क्या यहां पर योगदान रहा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 10 साल बाद हुए जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बम्पर जीत मिली। अब गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव में जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय आधार पर विभाजन हुआ है, जहां कश्मीर में नंबर 1 पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, जबकि जम्मू में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब उमर अब्दुल्ला क्षेत्रीय विभाजन को बांटने की बात कह रहे हैं। आने वाली हुकूमत इतनी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की होगी जितनी बीजेपी की, जितनी उन लोगों की जिन्होंने वोट नहीं डाले। हम तो चाहेंगे कि एक पुरअमन माहौल में यहाँ मिलके हम लोगों की खिदमत करें जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा जो है हमें हासिल होगा। कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के मुद्दे का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फायदा उठाया। साथ ही घाटी में वोटर्स के पास ऐसा कोई विकल्प भी नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सके। वह इंजीनियर रशीद की आवामी इत्तेहाद पार्टी को बीजेपी के प्रॉक्सी के रूप में स्थापित करने का नेशनल कॉन्फ्रेंस का मास्टर स्ट्रोक कामयाब रहा, जिसकी वजह से जो वोट बढ़ सकता था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चला गया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत की मुख्य वजह आर्टिकल 370 का मुद्दा रहा। इसलिए जीत के बाद अब एक बार फिर उमर अब्दुल्ला आर्टिकल 370 को मुद्दा बनाए रखने की बात कह रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है, हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी। वहीं जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। पार्टी ने जम्मू में 29 सीटें जीती हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में न सिर्फ बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बल्कि वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। जम्मू कश्मीर के लाखों नागरिकों का कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने बायकॉट की राजनीति को त्याग कर भारी पोलिंग को चुना और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास एवं विश्वास के मंत्र पर मोहर लगाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भाजपा को 1,26,000 ज्यादा मत दिए हैं। 2014 में भाजपा हाईएस्ट 25 सीटों पर पहुंची थी और अब जनता का आशीर्वाद मोदी जी को 29 सीटों पर मिला है, जो एक अपने आप में ऐतिहासिक विजय है। वहीं पिछली बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली महबूबा मुफ्ती इस चुनाव में पूरी तरह से साफ हो गई हैं। पिछली बार पीडीपी को कश्मीर में 28 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमट गई हैं। बहरहाल अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद अब नई सरकार के पास कई चुनौतियां होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चलिए, तो आज जम्मू कश्मीर के चुनावों में जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां पे जीत मिली है, आज हम ही समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इन चुनावों की जीत का विश्लेषण हम करेंगे। तमाम मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूं। रईस अहमद मागरे जम्मू कश्मीर से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका।
राकेश पंत जो कि जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। इसके अलावा अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी कुछ मेहमान हमारे साथ इस पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप मागरे जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि कल हम इसका एनालिसिस कर रहे थे कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस तरीके से वहां पे बढ़त बनाई और एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी है। लेकिन अभी भी अगर हम वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर में बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपेक्षा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भले सीट्स ज्यादा मिली हैं लेकिन बीजेपी का वोट शेयर अच्छा रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वोट शेयर है यकीनन वो बड़ा है। बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है इस बार, भले ही लग रहा हो कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो उनका वोट शेयर है वो बिल्कुल अप्रिशिएबल है। उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे जो है बहुत सारे वोट्स लिए हैं और इससे पहले इनकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हम घाटी की बात करें या पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो अभी की है जो इस बार इनकी रही है। तो आपने देखा होगा कि जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने भी बधाई दी है अपने वर्कर्स को, जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे काम किया है, चाहे जम्मू हो कश्मीर हो। तो वोट शेयर जो है बीजेपी का वो बड़ा है जो कि बीजेपी के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ से जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है जिनको लगता था कि बीजेपी को यहाँ पे लोग वोट नहीं करेंगे, उनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। हालांकि इस चुनाव में अगर वो बच गए हैं तो अगले चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का वोट शेयर घाटी में जिस तरह से इनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, खासतौर पे अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू में इनका अच्छा खासा वोट बैंक है और जो दिखा भी रुझानों में, जो कल रुझान यहाँ पे आए सामने, तो उसमें दिखा भी कि 29 सीटें जो है उनको जम्मू से मिली है। लेकिन घाटी में भी उनका वोट शेयर बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो यहाँ पे काम हुए हैं पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो भले ही यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज कुछ बातों को झुटलाती हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के जो कार्य है वो हुए हैं। स्टोन पेल्टिंग जो है वो कम हुई है, मिलिटेंसी के ग्राफ में कमी आई है। ये ऐसी चीजें हैं जो हुई है जिनको कोई झुटला नहीं सकता। और ये जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है उनको इस बार भी डर था, क्योंकि जो प्रॉक्सीज खड़े किए गए थे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उनको लग रहा था कि अगर वो कहीं ना कहीं अगर वो जीत गए तो उनका खेल वो बिगाड़ भी सकते हैं। इस बार अगर यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनके लिए वो एस्केप कर गए, वो बच गए। लेकिन अगली बार जिस तरह से बीजेपी की एक्सेप्टेंस कश्मीर वैली में भी बढ़ रही है तो हम आगे देख सकते हैं कि बीजेपी भी यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होके आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू में उनका शो रहा है तो यहाँ पे भी। और दूसरा अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो एक पुरानी पार्टी है, डीप वोट बैंक है, लोगों के साथ इनका एक अलग कनेक्ट है और इसके साथ साथ एक बड़ा कार्डर है। यहाँ पे जो सीनियर लीडर्स है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स आप दूसरी पार्टियों में देख रहे हैं, चाहे बीजेपी, चाहे अपनी पार्टी हो, पीडीपी हो या कोई और दल हो, यहाँ पे वो लीडर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस से सीख के, राजनीति सीख के फिर उन पार्टियों में गए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हर पार्टी को जानती है कि उनका जो है वो किस तरह वो डैमेज कर सकते हैं, कितना वो पानी में है, कहां तक वो जा सकते हैं, उस चीज का इल्म है। खासतौर पे अगर हम फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो इसी के आसपास ये सारे पॉलिटिशियन जो है वो पले बड़े हैं, राजनीति यहीं पे सीखी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही, तो वो कश्मीर का पल्स जानते हैं। तो यहाँ पे भी लोगों को ये पता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आएगी, क्योंकि उन्होंने जो लोगों के यहाँ पे मसाइल है, जो मेन मुद्दे हैं, उनको टच किया है। जिस तरह हमने कल भी कहा कि बेरोजगारी यहाँ का बड़ा मुद्दा है, पानी, बिजली और गैस की जो समस्या है उस पर उन्होंने बात की है। और साथ ही यहाँ पे जो मुद्दे हुआ करते थे पहले, अब वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं उसको गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि वो वापस दिया जाएगा जब यहाँ पे हालात सही होंगे। और उसके साथ साथ जो धारा 370 है उसके लिए गृह मंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो गया है, अब वो वापस नहीं आएगा। तो ये पार्टीज भी समझ चुकी हैं कि जिन चीजों को लेके, इन चीजों को लेके वोट मांगते थे, लेकिन अब लोग यहाँ पे खबरदार हो गए हैं। लोगों को पता है कि ये चीजें गई है, अब धारा 370 हो, स्टेटहुड हो, ये वापस आना ही आना है। लेकिन जो और मुद्दे हैं, जो लोगों के मसाइल है, उनको इन्होंने सही से पकड़ा है। और यही वजह है कि एक अच्छा हमने यहाँ पे कश्मीर में जो एनसी का शो रहा है, उन्होंने अच्छी यहाँ पे सीटें हासिल की है, बड़ी बढ़त बना ली है। लेकिन ये भी हमको देखना होगा कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बड़ा है और आने वाले जो आगे आने वाले चुनाव है उनमें वो चुनौती जो है यहाँ की रीजनल पार्टीज को पेश कर सकते हैं। ठीक है मागरे साहब, लौटूंगी आपके पास। और भी कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश पंत जी, कैसे देखते हैं बीजेपी के वोट शेयर? हालांकि बड़े हैं, जिसकी हम यहाँ पे जिसकी बात कर रहे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर घाटी के लोगों का दिल जीतना है तो स्थानीय मुद्दों को समझना बहुत जरूरी है? क्या आपको लगता है ये एक वजह रही बीजेपी की हार का?
बीजेपी की हार कहां हुई है? जम्मू संभाग में हम 29 सीटें जीत रहे हैं और अभी यहाँ रईस अहमद नागरे साहब ने कहा कि कश्मीर में हमारी उपस्थिति जो है वो पहले से कहीं बेहतर हुई है, हम कई सीटों पर दूसरे नंबर पे रही हैं एंड वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एज फार एज द वोट शेयर इज कंसर्न। तो ये हमारे लिए तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की विकास की नीतियां, उसके बाद आतंकवाद में कमी आना, ये उस पर कश्मीर के लोगों ने और जम्मू के लोगों ने मोहर लगाई है। तो हम कहां हारे? हम 25 पे 2014 में थे, अब 29 पे हैं। और आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इन दोनों को मिलाकर चलिए ना। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसको अलग करके नहीं देख सकते। आप ये देखिए कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जो है महज 6 सीटें जीतकर वहां पर आई है और 12% वोट शेयर है उनका। तो ये आपको दोनों को साथ मिलाकर देखना पड़ेगा। रही बात, ये सीटें जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यहां तक मैंडेट की बात है, लोगों ने जिस भी पार्टी को मैंडेट किया वो बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम कभी ईवीएम को और इस तरह की चीजों में जाते नहीं है। हमें लोगों ने जो जनादेश दिया हम उसका सम्मान करते हैं और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की विकास की जो नीतियां हैं उन्हीं की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतने वोट जो है वो यहां मिले, इतनी सीटें मिली और कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हुए। तो ये प्रधानमंत्री जी का विजन है जम्मू कश्मीर के लिए, उनकी नीतियां हैं जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर विकास के रथ पर अग्रसर हो, आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह उन्नति करे, यही हमारा सोचना है। और दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार, गृह मंत्री जी ने बहुत बार कहा है कि हम लोग यहां पर सरकार बनाने या चलाने नहीं आए हैं जी, करने के लिए। वी हैव कम हियर टू एम्पावर द वुमेन। और उसके बाद यूथ जो है उसको उसका जो हक है जो पिछले कई सालों से 47 के बाद छीना गया, उसको दिलाने के लिए यहां पर आए हैं। उनसे पत्थरबाजी छुड़वाने के लिए यहां पर आए हैं, उनके हाथों में किताब देने के लिए, कंप्यूटर देने के लिए यहां पर आए हैं, जम्मू कश्मीर को विकास के रथ पर आगे ले जाने के लिए यहां पर आए हैं, कश्मीर में रेल जो है उसको पहुंचाने के लिए यहां पर आए हैं। और जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर जो है वो प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है, मुझे लगता है कि जब कभी अगले चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेगी और अपनी सरकार बनेगी। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। रैना साहब, बीजेपी की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है कि हमारी एक्सेप्टेंस लोगों में बढ़ी है, जो मुद्दे उठाए गए उसका कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिला है और यही एक वजह है कि बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये मानना पड़ेगा हमें कि कश्मीर में और जम्मू रीजन में भी काफी जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स किया। भारतीय जनता पार्टी अगर क्लेम करती कि उनकी एक्सेप्टेंस जम्मू कश्मीर में बड़ी है तो लड़ लेते सारे के सारे इलेक्शन। आप सीटें ही 19 लड़े हैं, जमानत आपकी तकरीबन सब में जब्त है। मुझे लगता है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर आपकी सब जगह जमानत जब्त है, तो आपकी एक्सेप्टेंस कैसे बड़ी है मैं नहीं जानता। ये मतलब ये कौन से मैथमेटिक्स में एक्सेप्टेंस मानी जाती है? सीटें आप 19 लड़े हैं, सीटें भी आप पूरी लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे और कह रहे हैं हमारी एक्सेप्टेंस बड़ी है। ये जो वोट आप देख रहे हैं ये क्लियर वोट ऑफ कम्युनिटीज है जम्मू कश्मीर का। जम्मू रीजन की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और मुस्लिम कम्युनिटी ने एक पार्टी को वोट दिया और ये पोलराइजेशन क्लियर है। अब मुझे इसमें जो चिंता सबसे ज्यादा लगती है, चिंता यह है कि आज फिर से एक एरिया की डोमिनेशन पूरे स्टेट पे आ रही है और बार बार जम्मू के साथ जो अत्याचार होते जा रहे हैं, बार बार जो जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मुझे कहीं ना कहीं उसका रिवाइवल वापस होते हुए दिख रहा है और ये एक डेंजरस ट्रेंड। सरकार होनी चाहिए थी जिसमें हर एरिया की रिप्रेजेंटेशन। अनफॉर्चुनेटली जो आज सरकार बनेगी उसमें हर एरिया की रिप्रेजेंटेशन नहीं। दूसरी चिंता होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कल वो 2 स्टेट हारे हैं जहां पे कहा जाता था कि वो स्वीप कर जाएंगे, आंधी आई है, सुनामी आई है, वहां पे वो इलेक्शन आ रहे हैं। और कश्मीर में अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस नहीं करते, जम्मू कश्मीर में तो जो 6 सीटें आई हैं वो भी नहीं आती। जम्मू में उनका सुपड़ा साफ हो गया, जम्मू में दे हैव बीन डिसिमेटेड। तो ये चिंता की बात कांग्रेस के लिए भी है और चिंता पूरे प्रदेश के लिए भी है कि जिस हिसाब से वोटिंग आई है उसमें एक रीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी और इसलिए इस समय वापस फिर से मांग उठ रही है जम्मू रीजन में कि जम्मू रीजन को कश्मीर से अलग किया जाए। अब किया जाए नहीं किया जाए, एक सरकार कैसे बनती, कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे जम्मू को, वो देखना पड़ेगा। मगर इस समय जो ट्रेंड बड़े क्लियर है और दूसरा ही समझना पड़ेगा कि आपकी ये जो कंसोलिडेशन कश्मीर में हुई है
ये कश्मीरी हिंदुओं को वापस रोकने के लिए हुई है। दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कश्मीरी पंडित्स बैक, और इसलिए जो ताकत उनको लगता है कि सबसे स्ट्रांग है कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए, उसको सशक्त किया जाए। कश्मीर में इसलिए 30-35 साल में के बाद इतने बड़े नंबर आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिकॉर्ड ब्रेकिंग। जी संदीप जी क्या कहेंगे, राकेश जी क्या कहेंगे? आपने सुना उनकी बातों को, साफ तौर से कह रहे हैं कि कहां एक्सेप्टेंस बढ़ा है, जरा वो लॉजिक समझाया जाए, क्योंकि कैंडिडेट्स ही नहीं उतारे। जहां पे लग रहा था कि हार होगी तो वहां तो कैंडिडेट्स ही नहीं उतारे। चुनाव के पहले उमर साहब 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये दर्शाता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था कि कहीं पार्लियामेंट का जो शो था वो दोबारा रिपीट ना हो जाए। तो ये रही बात हमारी एक्सेप्टेंस की, तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर में कहां अपने आप को पाती है ये देखना होगा। रही बात हम भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का एक्सेप्टेंस इसलिए बढ़ा है क्योंकि ये राकेश पंत नहीं कह रहे हैं, ये राशिद नागरे जी कह रहे हैं कि पत्थरबाजी वहां पर कम हुई है। ये राशिद नागरे जी कह रहे हैं कि वहां पर लोग जो है वो अब स्कूल जो है वो खुलने लगे हैं और विकास जो है वो कश्मीर में हो रहा है। लाल चौक में लोग जो है वो वहां पर जाकर अपनी सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। पहले क्या होता था उमर साहब, आज वो सड़कों पर ऐसे दौड़ रहे हैं, तो ये पूछिए जरा 2014 के बाद, पहले वो इस तरह से चल पाते थे, गुप्कार में चल पाते थे कि लाल चौक में चल पाते थे। तो ये प्रधानमंत्री जी की नीतियां ही हैं जिन्होंने कश्मीर के लोगों में एक विश्वास पैदा किया, और कश्मीर के लोगों ने, आप 2 सीटों की बात कर रहे हैं, 2 सीटों तो बोल ही लीजिए, और बाकी में भी हमारा वोट शेयर आप देखिए। ये मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आएगा, ये दिलों का मैथमेटिक्स है जो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी पार्टियों को समझ में नहीं आया। रैना साहब मुस्कुरा रहे हैं, रैना साहब का लगता है जवाब तैयार है इधर पे। जी 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 मैं कह रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री जी और कश्मीर के बीच का मैथमेटिक्स है, दिलों का मैथमेटिक्स। इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं समझ सकती, जिन्होंने इसको क्षेत्रवाद के आधार पे बांटना शुरू किया पहले ही। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस 47 से जब से ये लोग आए, इन्होंने जम्मू और कश्मीर के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के विजन की वजह से जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं वो नजदीक आ रहे हैं आपस में। उनमें जो वैमनस्य बना हुआ था उसको आहिस्ता आहिस्ता वो लोग खत्म कर रहे हैं। तो रही बात अगले, आप कभी अगले वाले चुनाव में देखिएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका कहां अपने आप को कहां पाते। रैना साहब आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर के डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे, और यहाँ पर पंत साहब कह रहे हैं कि देखिए जम्मू और कश्मीर के लोग नजदीक आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से। नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर में हालात सुधरे हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई है, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई है, कश्मीर में टेरर इंसिडेंट कम हुए, उससे किसने ऐतराज किया? क्या उससे बीजेपी एक्सेप्टेंस बढ़ी है? सवाल ये है। मतलब आप यू कांट बी कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट हुई है, बिल्कुल हुई है। क्या उससे बीजेपी एक्सेप्टेंस बढ़ी है? नहीं बढ़ी। जो आपको अभी कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स दिख रहा है जम्मू कश्मीर में, उनका कहना है कि वोट शेयर बढ़ा है हमारा। 2014 की भी बात करें, अभी की भी बात करें, तो वोट शेयर तो बीजेपी का लगातार वहीं बढ़ा है, भले सीटें ही क्यों ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जम्मू जो वोट शेयर बढ़ा है वो जम्मू रीजन में बढ़ा है। देखिए जब भी कंसोलिडेशन ऑफ माइनॉरिटी वोट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी को जाते हैं, और वो आपको जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। 2500 वोट लेके सबसे अधिक वोट 8000 की कॉन्स्टिट्यूंसी थी गुरेज, जिसमें आपने 3500 वोट लिए हैं। चलिए छोड़ दीजिए 8000, उसके अलावा आपने हब्बा कदल आपकी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में 2500 वोट लेके बैठे हुए। 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप 2500 वोट लेकर आप कह रहे हैं कि हमने कुछ कमाल कर लिया, तो फिर ठीक है, कमाल लीजिए। आपके 23%, आपके 26% वोट शेयर में से मेजॉरिटी वोट शेयर आपका जम्मू रीजन से आया है। 2%, 1.5% आपका कश्मीर रीजन में आया। अगर आप उसको कहते हैं कि एक्सेप्टेंस है तो ठीक है, फिर एक्सेप्टेंस है, मैं मान लेता हूं एक्सेप्टेंस। देखिए तथ्यों को आप घुमा फिरा कर रेटोरिक्स में नहीं ले जा सकते। हम आज एनालिसिस करने बैठे हैं और हम एनालिसिस करेंगे। आपके पास 1 सीट कश्मीर वैली में नहीं आई है। आपने कश्मीर की तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन नहीं लड़ा। आप 19 सीटों लड़ रहे हैं। तो ये अगर जो दिल मिल गए थे तो फिर क्यों नहीं लड़े इलेक्शन? दिल मिला लेते आप ठीक तरीके से। तो ये समझना पड़ेगा। अभी जो सबसे बड़ा कंसर्न है, पंत साहब जम्मू से आते हैं, जम्मू में इस समय सबसे बड़ा कंसर्न है कि अब जो सरकार आएगी वो जम्मू के साथ फिर से तुष्टीकरण करेगी, उसको आप कैसे एड्रेस करने वाले हैं? तो ये कंसर्न्स है। और जहां पे प्रोमिनेंट मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन इवन जम्मू रीजन में भी है, वहां पे बीजेपी हारी है। खुद रविंदर रैना 12000 वोटों से हारे, सिटिंग प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के। तो ये है कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स हमने देखी है, और ये सच्चाई है। इसमें झुटलाने से क्या होने वाला है?
ठीक है। इसका जवाब लूंगी मैं, रैना साहब आपके पूरे सवालों का जवाब लूंगी। इसके साथ ही मागरे साहब आपसे भी हम जानेंगे, क्योंकि डे 1 से आप रिपोर्ट कर रखे हैं कश्मीर के हालातों को लेकर। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं इस पैनल में, संदीप सिंह वजीर जी जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रवक्ता। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। सबसे पहले तो बधाई जीत की। किस तरीके से देखते हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत को? लेकिन बीजेपी के पैनलिस्ट भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और बीजेपी ये कह रही है कि हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हम एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभरे हैं वोट शेयर के लिहाज से। और अगर हम देखें पिछला परफॉर्मेंस भी, तो धीरे धीरे कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग अब समझ रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को। इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? जी, इन्होंने रैना साहब की, वैसे तो मैं काफी बातों से सहमत नहीं होता, लेकिन इस बात से मैं सहमत जरूर हूं कि कश्मीर के अंदर उनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने ठीक कहा कि कश्मीर में वो एक तो कैंडिडेट्स भी सारे नहीं दे पाए, और दूसरा कि जहां उनके कैंडिडेट्स खड़े थे सभी की जमानत जब्त हो गई, तो उनकी एक्सेप्टेंस नहीं बढ़ी है। और जम्मू रीजन में उन्होंने अच्छा जरूर किया है। ये इस बात का हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि उन्होंने जम्मू रीजन में अच्छा जरूर किया है, लेकिन तब तक कोई गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकता जब तक वो दोनों रीजन्स में वो अपनी प्रेजेंस शो ना करे। जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंस जम्मू रीजन में भी बहुत है और कश्मीर रीजन में भी है। हमने 7-8 सीटें जम्मू रीजन से भी जीती हैं और कश्मीर रीजन से बाकी जीती हैं। तो मेरा ख्याल है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी तो अलायंस हुआ है ना, कांग्रेस के साथ भी तो यहाँ पे अलायंस हो रहा है ना। अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी तो साथ है। जी मैं मानता हूं, ये कांग्रेस की कमियों की वजह से हम ज्यादातर सीटें जो है वो बीजेपी जीत पाई है। अगर कांग्रेस अपने मजबूत कैंडिडेट्स और अपना जो होमवर्क है उसको प्रॉपरली कर लेती तो मेरा ख्याल है रिजल्ट कुछ और ही होता। आज हमने जो कांग्रेस को इतनी सीट्स दी थी जम्मू रीजन में, वो अच्छा नहीं कर पा रही, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दोनों खित्तों में सीट्स ली हैं। जम्मू प्रोविंस के अंदर भी हमने 7-8 सीटें जीती हैं और कश्मीर में तो हमने स्वीप किया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ट्रू पार्टी कोई जम्मू एंड कश्मीर की उभर के आई है तो वो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। पंत साहब क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की कमियों की वजह से बीजेपी को जम्मू रीजन में मार्जिन मिला है, तो हरियाणा में क्या कहेंगे फिर आप? और संदीप अभी बात कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो दोनों रीजन्स की पार्टी है, तो आप देखिए ना यहाँ पर उनको क्या मिला, क्या उन्होंने खोया और क्या पाया यहाँ पर। खैर हम इस बात पे नहीं जाना चाहते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या वजूद है जम्मू में खास करके, लेकिन उसके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तो अगर कांग्रेस हारी है तो उसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हारी। आप उनको, मैंने पहले ही कहा कि आप उनको अलग करके नहीं सोच सकते। भारतीय जनता पार्टी का यहां तक प्रश्न है, हमने पूरे जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ा है और चाहे हम 2 सीटों पर कश्मीर में आगे रहे हो, लेकिन ये दर्शाता है कि हम वहां दूसरे नंबर की पार्टी बनने जा रहे हैं। और यहां जहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो आप बाकी राज्यों में भी देखेंगे कि जैसे जैसे वो गेन करती है और उसके बाद दूसरे नंबर की, और फिर उसको पहले नंबर पे आने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो इसलिए आज अगर हम दूसरे नंबर पर हैं तो कल हम पहले नंबर पर कश्मीर में भी होंगे, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा, आज भी मैं ये बात उन्हीं की दोहरा रहा हूं कि हम लोग यहां पर सिर्फ सरकार बनाने के लिए और जम्मू कश्मीर में एक सरकार देने के लिए नहीं है, हम लोग यहां पर काम करने के लिए आए थे और आए हैं। और उसके बाद जितना विकास भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रधानमंत्री जी की नीतियों से जम्मू कश्मीर में हुआ है, इतना विकास शायद ही पहले कभी हुआ। ये लोग वही हैं जो आतंकवाद के समय में जम्मू कश्मीर को जलता हुआ छोड़कर आप लंदन भाग गए और विश्वास की बात करते हैं। तो इसलिए इनको ये सोचना चाहिए, पहले अपने गिरेबान में जानकर देखना चाहिए कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या किया। और यहां तक भ्रष्टाचार की बात है, 370 का इस्तेमाल ही इन्होंने भ्रष्टाचार को एक कवच के रूप में किया, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किया। तो अब 370 टूटी है, उसके बाद कश्मीर में भी मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से इन्होंने 370 का राग अलापा, कहा कि हम 100 साल लड़ेंगे 370 के लिए, उसके बाद अब कह रहे हैं उमर साहब की, अब के अपना वक्तव्य देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि केंद्र के साथ अच्छे संबंध भी चाहते हैं। और जहां तक 370 की बात है, मुझे लगता है कि वो अब अतीत की बात हो गई, वो कभी वापस नहीं आने वाली, उसके आगे हमें चलकर देखना होगा। तो मुझे लगता है कि वो जितनी देर आयद दुरुस्त आयद वाली बात है, उनको ये समझ में आ रहा है कि 370 जो है वो चली गई, अब वो कभी वापस नहीं आने वाली। इसलिए कश्मीर और जम्मू कश्मीर के विकास की बात की जाए। संदीप जी, जिन सवालों को आपने सुना,
आप अब उसका क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, धारा 370 को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत उठाया, तो क्या माना जाए, क्या फिर से उसकी बहाली की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमारा तो हमेशा से ये स्टैंस रहा है कि 370 हमारे लिए बहुत ही अहम एक मुद्दा है। ठीक है कि आज बीजेपी ये सेलिब्रेट कर सकती है और वो कह सकते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में था तो हमने उसको किसी भी तरीके से उसको रिवोक कर दिया है, लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और स्टेट के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और इसलिए मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले वक्त में भी ये मुद्दा उठाती रहेगी और इस मुद्दे को हम मरने नहीं देंगे। ये हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे क्योंकि ये स्टेट के लोगों के हक का सवाल है। तो 370 की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ठीक है, कितना भी टाइम लग जाए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे कि बीजेपी को भी ये इसको एब्रोगेट करने में बहुत देर लग गई, तो हम तो यही कहते थे कि ये एब्रोगेट नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करके दिखाया। तो ठीक है, अगर उन्होंने करके दिखाया और इतने साल में, तो हमें भी जितना भी वक्त लग जाए हम इसको वापस हासिल जरूर करने की लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। ठीक है, पंत साहब बोल रहे हैं लड़ाई आगे जारी रहेगी 370 को लेकर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मोहर लगा दी है, वह कहां की लड़ाई बची है? क्यों लोगों को आप बरगला रहे हैं? क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? आपके खुद पार्टी के वरिष्ठतम सदस्य जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अगर 100 बरस की लड़ाई भी लड़ ले तो 370 वापस नहीं आ जाता, और उन्हीं के फर्जंद उमर साहब ने चुनाव जीतने के बाद पहला वक्तव्य जारी किया और कहा कि 370 जो है वो इतिहास की बात हो गई। अब मुझे लगता है कि उस पर बात नहीं हो, क्या बात करेंगे? तो इसलिए जो लोगों को आपने कहना था कह दिया, आप चुनाव खत्म हो गए, इसलिए 370 भी चली गई। आप जानते हैं कि वो वापस नहीं आने वाली। तो लोगों के इमोशंस के साथ इस तरह की ड्रामेबाजी जो आप 1947 से करते आए हैं, लोग आपको समझ चुके हैं, और इसका नतीजा आपने अभी पिछले ब्रेक के पहले आपने कहा कि एक्सेप्टेंस दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस की दोनों रीजन्स में है। मुझे ये बताइए कि आपको कश्मीर में हार का मुंह देखना पड़ा, उन्हीं कश्मीरी भाइयों ने आपको हराया पार्लियामेंट के चुनाव में, तो एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं आप जवाब दीजिए, क्यों हारे फिर आप जम्मू कश्मीर में? वहां पर कश्मीर का संसदीय चुनाव क्यों आप 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे? क्योंकि आप जानते हैं कि कश्मीर की जनता जो है वो आपको पटक नहीं दे सकती, इसलिए आप दोनों सीटों पर चुनाव लड़े। तो इसलिए ये जनता को बरगलाना, बेवकूफ बनाना, आप अभी जो हमने उमर साहब का वक्तव्य देखा, उन्होंने कहा कि लोगों को हम लोग ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते, ये उन्होंने कहा, राकेश पांचल ने थोड़ी ना कहा। तो वो ये समझते हैं कि 370 वापस नहीं आने वाला, और वो ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र के साथ समन्वय जो है वो बनाकर चलना पड़ेगा, और तभी जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर अग्रसर हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना पहले ही रहा है कि जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह बीमारू राज्य बनकर नहीं रहे, प्रगति करे, आगे बढ़े, और यहाँ के जो बच्चे हैं जिनमें जो टैलेंट उनमें है वो उभर कर सामने आए, कोई IAS बने, कोई खिलाड़ी बने, और कोई बहुत बड़ी देश की सेवा जाकर आर्मी में करे। इस तरह का सपना देखिए, इस तरह की बात करिए, लड़ाने के लिए बात मत करिए। संदीप जी जवाब दीजिए, आप जम्मू कश्मीर के विकास की बात करिए, बार बार ऐसे भावनात्मक मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए मैम, मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा जो हम कोई बेवकूफ तो है नहीं कि हम 370 का मुद्दा उठाते जा रहे हैं। भाई लोगों की दिल की धड़कन है 370। हमने उनकी लोगों की जो नब्ज है उसको पढ़ा हुआ है। लोग चाहते हैं 370 वापस, तभी तो उन्होंने हमें जिताया है। हम जीते क्यों हैं? अगर हम ऐसे ही बोल रहे होते कि 370 और लोगों की नब्ज नहीं थी वो, या लोगों की बात हम ना समझ पाए होते, तो लोगों ने हमें हरा दिया होता। हम जीते इसीलिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। हमने लोगों के चाहने जो लोग चाहते हैं वो बात हमने की है, इसीलिए हम जीते हैं। और इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं था फिर संदीप जी? 3 सीटों में से 2 जीते, 1 ही हारे ना, तो हार जीत तो चलती रहती है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? 3 सीटें हम लड़े थे, 2 हम जीते, तो कौन सी हार हो गई है हमारी? हार तो भाई साहब आपकी है। बीजेपी तो कैंडिडेट भी नहीं दे सकी कश्मीर के अंदर, तो हार तो आपकी है। आप तो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमने कश्मीर में इतना चेंज कर दिया है कि लोग हमें इतना चाहते हैं, कोई कहने की बात नहीं, और आपको कैंडिडेट भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? फिर आपने कैंडिडेट उतारने थे, और असेंबली इलेक्शन में भी आपके कैंडिडेट 15 कैंडिडेट आपने दिए हैं। कश्मीर में आपके पास कैंडिडेट तक नहीं थे, और सभी की जमानत जब्त हो गई है। तो कौन सा हमें दिखा रहे हैं कि हम लोगों के लिए काम किया? अरे सर, अगर आपने काम किया होता तो आज आपकी गवर्नमेंट होती। एक ही रीजन से आपको मिली है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोनों रीजन से सीटें मिली हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, उन सीटों के आधार पे कह रहा हूं कि एक्सेप्टेंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है दोनों रीजन पे,
बल्कि तीसरा रीजन जो लद्दाख आपने हमसे छीन लिया, वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्सेप्टेंस है। वो क्यों आप छीनेंगे? नहीं मानते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो असलियत है उससे तो आप पीछे नहीं ना मुड़ ठीक सकते है, हैं। चलिए मैं जवाब लेती हूँ यहाँ पे, लेकिन रैना साहब कुछ कहना एड ऑन करना चाहते हैं। जी रैना साहब, बात रखिए। हाँ, देखिए, कश्मीर और जम्मू के वोट का अगर हम विश्लेषण सही में करें तो जम्मू का वोट हमेशा डेवलपमेंट और प्रगति और देश के लिए रहा। कश्मीर का वोट, और आज वजीर साहब ने भी कह ही दिया कि कश्मीर का वोट कभी भी डेवलपमेंट के लिए नहीं रहा है, कश्मीर का वोट हमेशा अलगाववाद के लिए रहा है। अब मैं आपको सिंपल छोटे डेटा पॉइंट्स दे देता हूँ। स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट कश्मीर में 0 हुए, टेरर इंसिडेंट्स आपके जो हुए हैं किलिंग्स वो 70% कम हुई, सिविलियन कैजुअलिटीज 80% कम हुई है, इंडस्ट्रियल फंड जो है वो 28,000 करोड़ के रिलीज किए गए। जम्मू कश्मीर एक इकलौता स्टेट है पूरे भारत में जिसमें 100% आयुष्मान कार्ड इशू किए गए, हर कोई इंटाइटल है आयुष्मान भारत के लिए। 7 मेडिकल कॉलेज खोले गए, 2000 करोड़ के 28 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किए गए। मगर इलेक्शन किस पे जीता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? 370 पे। किस पे जीता? रायशुमारी 2001 से पहले की जो हमें रेजोल्यूशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि हमें प्री 53 सीटर चाहिए, उस पे जीता। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन वो एडमिट भी कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में। तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने दिल जीते, हमने ये किया, बिल्कुल किया भाई साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया, मगर क्या वो आपके लिए वोट में ट्रांसलेट कर रहा है? नहीं। और इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान जम्मू रीजन का बार बार होता है, हर बार होता है, और आपने निगलेक्ट करते जा रहे हैं जम्मू को। जम्मू ने इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि फिर से जम्मू नाराज होगा भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि फिर इस बार फिर इस इलेक्शन का जो नतीजा है वो कश्मीर के पक्ष में आया और फिर से अलगाववादी की राजनीति। राकेश जी, आप घूम फिर के सवाल वही आ गया, स्थानीय मुद्दों को क्या बीजेपी समझ नहीं पाई? स्थानीय मुद्दों को क्यों नहीं समझ पाई भारतीय जनता पार्टी? हमारे लिए ये भावनात्मक मुद्दे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे लिए जम्मू और कश्मीर का समग्र विकास जो है वही एक मुद्दा रहा। और अभी बात चल रही थी कि ये वजीर साहब बोल रहे थे तो 370 की बात भी चली। कश्मीर सिख बहुल जम्मू में एक ही सीट है हमारी जम्मू साउथ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र रैना जीत कर आए हैं। तो आप पहले अपने आप को क्लियर करिए कि जो ये 370 जो है ये सिर्फ कश्मीर का भी है कि या यहाँ जम्मू का भी रहा है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जहां पर नरेंद्र जी जीत कर आए, वहां पर माइनॉरिटी सिख माइनॉरिटी वोट जो है वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा था। तो इसलिए ये चीजें जो है ये हमें कहीं भी हार्म नहीं करती। हम लोग विकास की बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों के सम्मान की बात करते हैं, और उसके बाद रही बात रैना साहब ने जैसे कहा कि जम्मू निगलेक्ट ना हो, अगर जम्मू निगलेक्ट होता तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा सीटें नहीं मिलती। और उन्होंने एक बात खुद ही करी कि जम्मू का जो वोट है वो देश के साथ होता है, जम्मू का जो वोट है वो प्रगति के साथ होता है। तो हमेशा चाहे नाराजगी रही हो कहीं ना कहीं, लेकिन जम्मू का जो वोट है वो हमेशा प्रगति के साथ भी और अमन के साथ भी और विश्वास के साथ भी और जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के साथ रहता है। वजीर साहब, विश्वास हमारे रैना साहब जो है ना, इनको हमेशा से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इनको नियत पे शक ही रहता है। देखिए सर रैना साहब, जब गवर्नमेंट बन जाती है ना तो उसका पहला प्रेरोगेटिव होता है, किसी ने उसको वोट दिया हो ना दिया हो, वो गवर्नमेंट सबकी होती है। अगर आप ये बात समझ लें तो बड़ी अच्छी बात है। उमर साहब ने जैसे ही हमारी विक्ट्री हुई है तो उमर साहब ने सबसे पहले ये स्टेटमेंट दी है कि रिगार्डलेस ऑफ हूसोएवर हैज वोटेड फॉर अस और नॉट, किसी ने हमारे लिए वोट किया है या नहीं किया है, हम सबके लिए, हम सबकी सरकार है और सबके लिए काम करेंगे, और खासकर जम्मू के लोगों के लिए काम करेंगे। बेशक जम्मू में हमारे को रिवर्सिस हुए हैं, या बेशक जम्मू में हमें कम वोट मिला है, लेकिन हम फिर भी जम्मू के लोगों को कभी लेट डाउन नहीं करेंगे और उनके लिए काम करते रहेंगे और उनको बराबरी का हक मिलेगा। और इसीलिए आप अपनी जो ये शक शुबा है ना, इसको अपने मन से निकाल दीजिए। गवर्नमेंट को बने अभी 1 दिन भी नहीं हुआ, अभी तो बनी नहीं है गवर्नमेंट।
नहीं, उनका यही कहना है ना कि आप लोग धारा 370 को ही बस मुद्दा बना के लेके जा रहे हैं, इसके अलावा आपके पास मुद्दा ही नहीं है। मैं इसका जवाब लूंगी आपके साथ, लेकिन मागरे साहब से यहाँ पे विश्लेषण एक बार हम ले लेते हैं, क्योंकि लगातार वो जम्मू कश्मीर की सियासत को भी समझते आ रहे हैं, उसका एनालिसिस हमें करके बता रहे हैं। मागरे साहब, आपने सुना सभी यहाँ पे प्रवक्ताओं की बातें, किस तरीके से आप इसको देख रही हैं? बात यही चल रही है कि सिर्फ धारा 370 को एक मुद्दा बनाया गया जिसका फायदा सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। जी हाँ, बिल्कुल। इस बात में कोई जो है वो शक शुबा नहीं है कि पहले से ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो ये कहते आ रहे हैं कि गुफ्तार अलायंस बना भी इसीलिए था कि धारा 370 को वापस रेस्टोर किया जाए, इसीलिए जो है वो गुफ्तार अलायंस बना था। उसमें बहुत सारी पार्टियां मिली थी, जिसमें पीडीपी थी, सीपीआईएम थी, और भी पार्टियां जो है, सुजात लोन भी उसका हिस्सा थे। तो उसमें उन्होंने एक ही बात कही थी कि धारा 370 जो है उसको कैसे रेस्टोर किया जाए, उस पर बात होगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी लीडर को आप सुनिए, और पिछले लगभग कई महीनों से 5-6 महीनों से आप देखिए, तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस जो है वो इसके किया है कि आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन के लिए काम होगा, इसको रेस्टोर करते रहेंगे। और साथ ही उन्होंने बात की डिग्निटी की, आइडेंटिटी की, कि हम अपनी जो शिनाख्त है उसको खोने नहीं देंगे और 370 की बहाली के लिए हम हर मुमकिन काम करेंगे। तो ये भी वजह हो सकती है कि जो लोग यहाँ के हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने ट्रस्ट किया है, और यही वजह है कि उनको शायद दोबारा से जो है वो पब्लिक का मैंडेट मिला है। मैं यहाँ पे एक चीज समझने चाहूंगी, ये तो कोर वोटर्स है ना, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पहले भी रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से विश्वास जता दिया, फिर जम्मू में फिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? बात अगर आप समग्र विकास की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप तो कोर वोटर्स ही ले पा रहे हैं। यहाँ पे पीडीपी को भी नुकसान हो जाता है, चलिए कांग्रेस आती है, कुछ सीटें कांग्रेस लेके जाती है, लेकिन उसका हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस को भी यहाँ पे ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक डीप रूटेड पार्टी है, और दूसरा ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज है, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अच्छे से समझते हैं। और दूसरा ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे सबसे ज्यादा रूल किया है, लेकिन धारा 370 जब से हटी है तब से बहुत सारी चीजें जो है वो अच्छी हुई है, जिनमें जो विकास की बात बीजेपी कर रही है उसमें सदाकत भी है। क्योंकि पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो पिछले साल यहाँ पे आए थे, और इस साल भी जो है वो बड़ी तादाद जो है वो पर्यटकों की जो गाठी आई है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें जो आई है, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना स्कीमें, जितनी भी स्कीमें कश्मीर के लोगों को मिली है, उससे भी लोग जो है वो काफी खुश है। लेकिन यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, जिस तरह से धारा 370 को इशू बनाया गया था, और इसमें खासतौर पे ये कहा गया था कि ये एक टोपी उतारने के समान है, यानी कि हम अपनी आइडेंटिटी को खो रहे हैं, हमारी शिनाख्त जो है वो खत्म कर दी गई है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो भाषणों में कही गई है, जो कैंपेन किया गया इसी रिलेटेड किया गया, इसी पे इर्द गिर्द किया गया कि धारा 370 को वापस लाना है, और जो भी यहाँ पे जो कानून नए बने हैं, जो लोगों को लगता है कि इन कानून से उनका नुकसान हो सकता है, तो उनको हम वापस करेंगे। और यही वजह है कि लगातार हमने हर भाषण में देखा है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, या रूहुल्लाह हो जो MP है श्रीनगर के, तो वो बार बार ये बात उठा रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि धारा 370 की रेस्टोरेशन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काम करके रहेगी, उसको वो बहाल करा के रहेंगे। तो ये हो सकता है कि वोटर्स को ये बात बात, लेकिन जो जम्मू के लोग हैं वहां पे जो है इस चीज का उतना असर नहीं पड़ा है। तो यही वजह है कि बीजेपी वहां पे जो है वो अच्छा खासा वोट लेने में कामयाब हो गई है। लेकिन अगर हम घाटी की बात करें तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पुरानी पार्टी है, कार्डर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और जितने भी यहाँ के मसाइल है, मुझे लगता है कि उन सब मसाइल को मद्देनजर रखते हुए जो लोग हैं उन्होंने इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे बेरोजगारी की बात की है, जो आम मुद्दे, जो आम मसाइल लोगों को दरपेश है, उसकी बात करी है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पे अभी है वो है बेरोजगारी का, जो बेरोजगारी की शरह है वो सबसे ज्यादा है। उस चीज को लेके जो है यहाँ हर कोई कंसर्न है। ग्राउंड पे जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है कि वो क्यों वोट डालना चाह रहे हैं। एक तो बीजेपी की बात ये भी सच है कि विकास जो है, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग अब उन तमाम चीजों को बाय बाय करना चाहते हैं जो यहाँ पे, चाहे वो डिस्टर्बेंस किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस अब नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि वो अपने घरों में अपने परिवार के साथ रहे, शांति के साथ रहे, और इसके साथ साथ लोग चाहते हैं कि उन्हें एक डिग्निटी और ऑनर मिले, उन्हें रोजगार मिले, ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना या स्ट्रगल ना करना पड़े। तो ये सब चीजें थी, बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खासतौर पर उन मुद्दों को पकड़ा है जो वाकई में लोग जो है इस वक्त फेस कर रहे हैं। और यही वजह है कि जहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे कैंपेनिंग की है, उस कैंपेनिंग में सबसे ज्यादा जो मुद्दे ज़ेर बहस रहे वो बेरोजगारी, आर्टिकल 370 की रेस्टोरेशन, स्टेटहुड की बात और डिग्निटी की बात उन्होंने हर जगह की है। मुझे
ये बात जो है वो पब्लिक को भागी, इसीलिए कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया। ठीक है रैना साहब, क्या एक नैरेटिव यहाँ पे सेट करने की कोशिश की गई 370 के अब रिस्टोरेशन की बात हो रही है कि एक हमारी आइडेंटिटी लूज हो गई, ये एक भावनात्मक मुद्दा उठा लिया गया ताकि लोगों की नफ्स को ठीक इस तरीके से टटोला गया और इसका फायदा फिर पहुंच रहा है। देखिए, जब जब मैं अपने मन को विश्वास दिलाता हूं कि कश्मीर में लोग बदल रहे हैं, कश्मीर में विचारधारा बदल रही है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिससे जीरो से शुरू करना पड़ता है पूरे विश्वास। 2020-21 में जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए थे 30 लाख के आसपास। 2024-2023 का फिगर 1 करोड़ के ऊपर है और इसमें अधिकतर टूरिस्ट कश्मीर रीजन में आए। हमने हालात देखे, कश्मीर के पीक टूरिज्म में 50-50 हजार 60 हजार रुपए के कमरे गए हैं, आपको कमरे नहीं मिलते। लोगों का व्यवसाय बढ़ा है, कारोबार बढ़ा है, रोजगार मिला है। उसके बाद भी अगर आप वोट एक अलगाववादी इशू पे डालते हैं, उस इशू पर डालते हैं जो आपकी डेवलपमेंट की, आपकी प्रोग्रेस में 70 साल से बाधा डाल रहा था, तो कहीं ना कहीं इस पे सोचना पड़ेगा कि ये प्रायोरिटी क्यों ले लेता है डेवलपमेंट के बारे में। मागरे साहब अभी बात कर रहे थे, लोग सामान्य जीवन चाहते हैं। अगर आप सामान्य जीवन चाहते हैं तो हम क्यों वोट दे रहे हैं उस पार्टी को जिसने सामान्य जीवन खराब किया? तो ये है कंसर्न, और ये कंसर्न एड्रेस करने पड़ेंगे कि प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर के क्या है। ये भी सच है कि मैंने पिछले 35 साल के जो कश्मीर में हालात है उसमें कभी ये नहीं देखा था, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कश्मीर डेवलपमेंट की मार थी, कश्मीर में डेवलपमेंट की मार थी। मैंने तो 35 साल में कभी नहीं देखा था हमें रोजगार चाहिए, हमें बेहतर सहूलियत चाहिए। कश्मीर के जो नारे थे वो या तो जिहाद को लेकर थे, या पाकिस्तान को लेकर थे, या आजादी को लेकर। उसके बाद प्रयास जरूर केंद्र सरकार ने किया कि डेवलपमेंट से उस जिहाद को एड्रेस किया जाए, और मुझे लग रहा है कि वो फेल हो रहा। वो डेवलपमेंट को, जिहाद को डेवलपमेंट से एड्रेस करना कहीं ना फेल हो रहा। आपको लार्ज लेवल पे जो रेडिकलाइजेशन है उसको डीरेडिकलाइजेशन में काम करना पड़ेगा और उसको लेकर प्रयास करना पड़ेगा। जहां तक बात है जम्मू रीजन की, अभी भी यूनियन टेरिटरी है, उम्मीद करूंगा यूनियन टेरिटरी ही रहेगी, और एलजी इंश्योर करेंगे कि जम्मू रीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना। ठीक है, आ रही हूँ संदीप जी, आ रही हूँ। राकेश पंत जी क्या कहेंगे? अगर बीजेपी विकास की बात करिए, यहाँ पे कह रखे हैं कि वो शायद दिख नहीं पाया है ग्राउंड लेवल पे, जिस तरीके से यहाँ पे बात यहाँ पे उन्होंने की है। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, अमित रैना जी ने विकास के बारे में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जो जहनियत है उसमें बदलाव नहीं है, वो उस जहनियत की बात कर रहे हैं। और मैं उनका दर्द भी समझ सकता हूं कि जो उन्होंने सहा है, जो अमित रैना ने देखा है, जो उनके पूर्वजों ने देखा है, ये सब कुछ इनके साथ बैठे हुए हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे मित्र जो हैं, ये इन्हीं का किया धरा है सारा। और अब भी ये लोग उनकी वापसी नहीं चाहते वहां पर। और यहां तक ये बात उन्होंने ठीक कही कि कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर अपना वोट नहीं दिया जाता था। कश्मीर में अपने बच्चों की जो शिक्षा है उसमें बच्चे स्कूलों में जाएं उसको देखकर वोट नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर भी हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। और यहां तक हम समझते हैं कि पिछले 2014 के बाद की जो स्थिति है 370 जाने के बाद, अब कश्मीरी जो है, आम कश्मीरी, राष्ट्रवादी कश्मीरी कहीं ना कहीं ये समझता है कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, हड़तालें ना हो, कैलेंडर ना निकले, और उसके बाद जिस दिन शुक्रवार हो वहां पर पत्थरबाजी ना हो। तो इस तरह से ही कश्मीर की डेवलपमेंट हो सकती है, विकास हो सकता है। तो मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने पहले सहा है वो दोबारा इस चीज को नहीं देखना चाहते। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो वो दोबारा टूरिस्ट स्टेट से इसको दोबारा टेररिस्ट स्टेट बनाना चाहते, तो वो डर उनकी बातों से निकलकर सामने आता है। लेकिन मैं विश्वास भी दिलाता हूं यहां पर आपके चैनल में यहां पर बैठकर कि केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसका ध्यान भी रखे कि कश्मीर में शांति बनी रहे। कश्मीर, जम्मू कश्मीर दोनों के जो क्षेत्र हैं वो प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े और एक समान तरक्की करे। आज कश्मीर में एम्स कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है। वो इस बात को मेरे ख्याल से मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे कि जम्मू को अगर कोई चीज लेनी पड़ती थी, संदीप भी इस बात को मुझे लगता है कि समझते होंगे, तो हमें लड़कर लेनी पड़ती। यूनिवर्सिटी अगर वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली तो जम्मू में लड़कर ली, अगर एम्स खुला तो यहां जम्मू में लड़कर लिया। तो कम से कम जम्मू कश्मीर कई मायनों में पहली स्टेट है, यहां 2 एम्स हैं, और जम्मू जो है वो पहला जिला है पूरे भारतवर्ष में जहां तीनों बड़े शिक्षण संस्थान हैं वो यहां पर मौजूद है। तो इसलिए कि कश्मीर के बच्चे भी पढ़े, जम्मू के बच्चे भी पढ़े, और जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तरह तरक्की करे। संदीप जी देखिए, पहले तो मुझे
इस बात का अफसोस है कि रैना साहब 370 को अलगाववाद से जोड़ रहे हैं। रैना साहब, मैं जम्मू में रहता हूं, कश्मीर में तो रहता नहीं, और मैं सिख हूं, कोई मुसलमान तो हूं नहीं। तो मैं आपको इतना बात बता देता हूं कि सिखों के लिए भी और जम्मू के लोगों के लिए भी आज हम बात करते हैं लोगों से, वो 370 को वापस चाहते हैं। बेशक सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, लेकिन 370 कोई अलगाववाद का मुद्दा नहीं है। आप सीधे 370 को अलगाववाद से क्यों जोड़ देते हैं? अरे हम भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अलगाववाद के खिलाफ रही है हमेशा से। हम तो अलगाववाद के खिलाफ हैं। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, धन बंदूक में कुछ नहीं रखा। आप बातचीत से बात करिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में आइए, इलेक्शन लड़िए और अपनी बात कहिए। हम तो हमेशा से कहते आए हैं। हमने कब किसी, हमने अपने वर्कर्स खोए हैं, अपने मिनिस्टर्स खोए हैं, तो 370 को आप अलगाववाद से मत जोड़िए। पहले आप अपना ये वाला मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, आपने तहम्मुल रखा, मैं माफी मांग रहा हूं। आप मुझे बताइए, माँ की इज्जत, बहन की इज्जत 370 कैसे है? जो आपके नारे लगे हैं, संदीप जी एक कमेंट ले लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगी। जी रैना साहब, मैं क्षमा चाहता हूं संदीप जी, क्षमा चाहता हूं, रियली सॉरी, मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपके पार्टी के नारे लगे असेंबली इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में, माँ की इज्जत, बहन की इज्जत, 370, वो कैसे है? ये कौन से नारे, ये कैसे नारे लगाए हैं आपने? तो आप उसके बाद आप मुझे कहेंगे कि हम इसको अलगाववाद से नहीं जोड़ते हैं। आपने कहीं ना कहीं 370 इसलिए पोर्ट्रे किया है कि आप कश्मीर की मानसिकता ये बराबर रखें कि आप शेष भारत से अलग है। ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, वही 370 है। वजीर जी, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश और की, और बीजेपी तो यही कर रही है कि जम्मू और कश्मीर के बीच में जो गैप है उसको कम करें, और ये हुआ है, बीजेपी का ये कहना है। आप लोग एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं इसको अलगाववाद के साथ नहीं जोड़िए। देखिए 370 क्या है? 370? 370 को हम अपनी इज्जत से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि 370 एक प्रिविलेज था जो स्टेट के लोगों को दिया गया था। अब वो प्रिविलेज अगर आप वापस ले लोगे तो नेचुरली वो हम अपना हक समझ के रख रहे थे उसको, कि हमारा हक है। जब यूनियन ऑफ इंडिया के साथ हमारा समझौता हुआ था, महाराजा साहब ने ये स्टेट अगर इंडिया के साथ हमारा समझौता हुआ और हम भारत का हिस्सा बने थे, उस टाइम पे हमें ये हक मिला था। अब वो हक जब आप वापस ले लोगे तो हम तो पंत साहब एक छोटा सा कमेंट, फिर इसके बाद मैं संदीप जी के पास जाऊंगी, फिर समय की कमी है। जी जल्दी बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 370 कुछ नहीं है तो फिर इतना इसके ऊपर रात क्यों लापा जा रहा है? और उसके बाद उन्होंने क्या कहा? प्रिविलेज फॉर 3 फैमिलीज ओनली, मुफ्तीज, अब्दुल्लाज एंड द गांधीज, दोज हु वर सपोर्टिंग देम फ्रॉम दिल्ली। ये उनका, ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किया, जम्मू कश्मीर के हक का पैसा जो है युवाओं का पैसा छीनने के लिए किया, और उसको कवच की तरह इस्तेमाल किया कि किसी को पता ना चले, ना दिल्ली को पता चले। अब 370 गया है तो सारी चीजें निकल कर बाहर आ रही हैं। ठीक है संदीप जी, क्या बाहर आ गया है? 370 तो हर एक बंदे के लिए था, स्टेट के हर एक बच्चे के लिए था। वो 370 का मतलब है आपकी नौकरियां आपको। 370 का मतलब है कि जो लैंड है, जो वाटर है, हर चीज पे आपका फुल कंट्रोल, स्टेट के लोगों का कंट्रोल। क्या था 370? उसमें ऐसा क्या था जो बड़ा इतना छीना? 370 ने तो हमें प्रिविलेज 2000 संदीप, सुन लीजिए आपके पास डाटा होगा। एक मिनट संदीप, एक मिनट, आपके पास डाटा होगा 2000 अगस्त 2019 के बाद कितने लोगों ने, यहाँ बाहर के लोगों ने जमीनें खरीदी, कितने लोगों ने नौकरियां ली? लोगों को बरगलाइए, डाटा है आपके पास कितने लोगों ने ली? अरे सर, सारी मार तो जम्मू ने सही है, कश्मीर तो गया ही कोई नहीं। जम्मू के लोगों का नुकसान तो ज्यादा हुआ है। अरे 370 के जाने से पहले ये स्टेट एक सबसे खुशहाल स्टेट में गिनी जाती थी, पर कैपिटा इनकम में, नौकरियों में, हर चीज में। वजीर साहब रिस्टोरेशन की बात बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे 0.01% में 50,000 लोग मारे जा चुके हों, 5 लाख लोग बेघर कर दिए गए हों, जिस स्टेट में वाल्मीकि समाज को बार बार वाल्मीकि सफाई के लिए ही रखा जाए, जिस स्टेट में औरतों को बराबर का हक ना मिले, उसको आप कह रहे हैं खुशहाल स्टेट था? वो खुशहाल से 2-3 परिवारों के लिए था, उसके अलावा खुशहाली किसी के पास नहीं। ये नरेशन देखिए, आप समझिए, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया, इस मुद्दे को उठाया गया ताकि लोगों को उनकी नफ्स को टटोला गया, फिर आप लेके आ गए, फिर से 370 की बहाली की बात करें आप।
करना चाहता हूं मैम, रैना साहब को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। रैना साहब बात सुन ये लीजिए। वो स्टेट है जहां पे 8,000 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जानें गंवाई हैं, शहादत दी है। किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए। उनका हक मुझसे बड़ा है जम्मू ठीक है, कश्मीर सर। पे। उनकी माओ अरे का, उनकी मैम, बीवियों का, सुनिए। उनकी बहनों का हक मुझसे बड़ा है। जो भारत मां के लिए अपनी सुनिए। जान जम्मू कश्मीर में दे दे, आप कह रहे उसका हक ही नहीं जम्मू कश्मीर में। ये ठीक है सोच है रैना आप, साहब, किस रैना बात साहब का एक प्रिविलेज है मिनट, संदीप जी आपका? आप कौन से संक्षिप्त स्पेशल में अपनी बात रखें क्योंकि बस अब मुझे इस डिबेट को यहीं पे क्लोज अरे करना है। सुनिए जी। सुनिए रैना साहब, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बात में मैं आपसे सहमत हूँ। कुछ गलतियां जरूर रह गई होंगी। हम नहीं कहते कि हर कोई गलत ना होता और हर चीज होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ कमियां जरूर थी। चलिए ठीक है लेकिन संदीप जी, लेकिन मुझे लगता है कि बात अगर यहाँ पे हो जम्मू कश्मीर के समग्र विकास की तो बेहतर होगा, उसकी डेवलपमेंट की बात हो तो बेहतर होगा, बजाय हम इसकी बात करें जैसे कि ये भी कहा गया आपकी पार्टी की तरफ से ये तो इतिहास की बात है, तो आप उसको मत लेकर आइए। अब बात करिए जम्मू और कश्मीर के विकास की कि कैसे आखिर डेवलपमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मागरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राकेश पंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप सिंह वजीर जी बहुत शुक्रिया, अमित रैना जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 5 की पड़ताल में आज बात हुई जम्मू कश्मीर चुनावों में जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां पर जीत मिली, लेकिन सवाल यही कि बात अगर विकास पे हो तो बेहतर है। हालांकि बीजेपी अपने अलग दावे कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अलग दावे कर रखी है, लेकिन फिलहाल पिक्चर क्लियर हो चुकी है जम्मू कश्मीर की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर रीजन में बेहतर परफॉर्म करी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अब बनने जा रही है जिसमें उमर अब्दुल्ला जो कहा जा रहा है मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनेंगे।